Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I am here with a new video for Mission MPPSC 2020 from Unit 10, the second video, National Human Right Commission NHRC. कल हमने एक कमीशन पढ़ा था जिसका नाम था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. आज हम एक नया कमीशन पढ़ रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं. To deny people their human rights is to challenge their very humanity. ये नेल्सन मंडेला साहब ने कहा था. नेल्सन मंडेला वही इंसान है जिसने सबसे पहले नहीं, आफ्टर महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम के लिए खड़े हुए थे और लड़े थे. इन्हें साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है, नेल्सन मंडेला. इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला है. नाउ अबाउट NHRC, कुछ इसके बेसिक फैक्ट्स पढ़ लेते हैं. NHRC ऑफ इंडिया, NHRC का फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. फाइन. NHRC ऑफ इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट स्टेचुरी बॉडी. स्टेचुरी बॉडी का मतलब होता है इट इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में नहीं दिया था, एक लॉ बनाया गया, आफ्टर दैट इट हैज़ बीन एडेड. NHRC of India is an independent statutory body established on 12th October 1993 as per provisions of Protection of Human Right Act 1993. 1993 में एक एक्ट पास किया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, जो कि MPPSC में लास्ट ईयर तक प्रीलिम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था. 3 एक्ट आते थे, उसमें से एक एक्ट ये भी था. लेटर अमेंडेड इन 2006 में इसको एक बार अमेंड भी किया गया था. NHRC हैज सेलिब्रेटेड इट्स सिल्वर जुबली 25 ईयर ऑन 12th October 2018. 12th अक्टूबर में इसने अपनी सिल्वर जुबली बनाई थी. इसका हेड क्वार्टर की अगर बात करें तो न्यू दिल्ली में है. कल हमने देखा था हेड क्वार्टर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो भी न्यू दिल्ली में था. इट इज़ द वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री. ह्यूमन राइट से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी तो पूरी खबर इसे होगी. दैट इज़ द राइट्स रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल गारंटीड बाय इंडियन Constitution or embodied in the International Covenant and enforceable by court in India. It was established in conformity with the Paris Principles. पेरिस के प्रिंसिपल्स हमने लिए थे जब हमने इसको इस्टेब्लिश किया था. अडॉप्टेड फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट इन पेरिस, अक्टूबर 1991 में जो समिट हुआ था उसमें ये बैठक हुई थी. एंड एंडोर्स्ड बाय द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑन 20th December 1993. व्हाट आर ह्यूमन राइट्स? ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं? एक हमने फंडामेंटल राइट्स अभी हमने पढ़े थे, ठीक है, मतलब पढ़े थे या हमें पता है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, ठीक है, 34 तक. एज पर यूनाइटेड नेशंस डेफिनेशन, दीज राइट्स आर इनहेरिटेंट टू ऑल ह्यूमन बीइंग रिगार्डलेस ऑफ सेक्स, रेस, नेशनैलिटी, एथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन और एनी अदर स्टेटस. यूएन के हिसाब से अगर डेफिनेशन से पढ़ें तो ये वो राइट होते हैं जो हर ह्यूमन बीइंग को दिए जाते हैं, रिगार्डलेस या बिना किसी रेस, सेक्स, नेशनैलिटी, एथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन और एनी अदर स्टेटस के बेस पे हम ये राइट्स उनको नहीं देते. उनको जब भी वो बच्चे, कोई भी इंसान पैदा हुआ है एज ए ह्यूमन बीइंग, उसको ये राइट्स मिल गए. दैट्स इट. ह्यूमन राइट्स इंक्लूड्स द राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड टॉर्चर, freedom of opinion and expression, the right to work and education and many more. These are entitled to everyone. ये वो rights हैं जो सबके पास होते हैं without any discrimination. इनमें कोई मतभेद नहीं होता, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता. फाइन. अब इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं. व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ NHRC? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, दैट इज UDHR, was adopted by United Nations General Assembly in Paris. पेरिस में जो समिट हुआ था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का, उसमें कब हुआ था? ऑन 10th December 1948. दैट्स व्हाई 10th December is celebrated as इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे. फाइन. It is a milestone declaration in the history of human rights, which sets out for the first time fundamental human rights to be universally protected. Human Right Day is observed every year on 10th December. इसी कारण मनाते हैं, which is the anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. In 2018, Human Rights Day marked the 70th anniversary the declaration. In due time, the growing importance of strengthening national human rights institutions has been recognized, and in 1991 a UN
meeting in Paris has developed a detailed set of principles, that is Paris principles. क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए फंडामेंटल जो हमारे ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, तो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स which we have to set up in this. These principles became the foundation for the establishment and operation of national human rights institutions. In pursuit to these principles, India has enacted the Protection of Human Rights Acts 1993 with a view to bring about greater accountability and strengthening of the human right in country. This act also authorized स्टेट गवर्नमेंट टू इस्टेब्लिश स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन. इसी एक्ट के थ्रू हमने हर स्टेट की गवर्नमेंट को भी बोला है कि आप अपना अलग से स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी बनाएं. द ह्यूमन राइट काउंसिल. अब ह्यूमन राइट्स काउंसिल क्या होता है? द ह्यूमन राइट काउंसिल इज एन intergovernmental body created by United Nations General Assembly resolution on 15th March 2016. 15th March 2016 के में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, उसके थ्रू बनाई गई थी ह्यूमन राइट काउंसिल, जिसमें इंटर गवर्नमेंटल बॉडी होगी, मतलब अलग अलग देश की गवर्नमेंट उसमें पार्टिसिपेट करेगी. इट हैज़ रिप्लेस्ड द फॉर्मर यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. इसने किसको रिप्लेस किया? यूनाइटेड नेशंस कमीशन को ह्यूमन राइट कीपर जो बनाया गया था. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथनिंग द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अराउंड द ग्लोब and for addressing situation of human rights violation and make recommendation on them. It has the ability to discuss all thematic human rights issue and situations that require its attention throughout the year. It meet at the UN office at Geneva. UN office Geneva में जो है वहाँ पे हर साल एक बैठक होती है जिसमें ये लोग यही चीज़ें डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन राइट इशू कौन से हैं, सिचुएशंस कौन सी हैं जिसमें हमें अटेंशन देना चाहिए. पूरे साल ये देखते हैं, उसके बाद इस मीटिंग में डिस्कस करते हैं. इफ़ देयर इज सर्टेन टॉपिक जो हमें लेने चाहिए तो वो ये अपने प्रिंसिपल्स में ऐड करते हैं. द काउंसिल इज मेड अप ऑफ 47 यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट विच आर इलेक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली. स्ट्रक्चर ऑफ द कमीशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका स्ट्रक्चर क्या है. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज अ मल्टी मेंबर बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन. सबसे इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन एक होता है, ये इंडिया की बात कर रहे हैं, एंड 7 अदर मेंबर्स, और 7 अलग मेंबर्स होते हैं. आउट ऑफ द 7 मेंबर 3 आर एक्स ऑफिशियो मेंबर. मतलब टोटल कितने हो गए? 1 चेयरपर्सन हो गया, 4 मेंबर हो गए और 3 एक्स ऑफिशियल मेंबर हो गए. मतलब मेंबर टोटल 7, 1 चेयरपर्सन. अगर हम बात करें फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ इंडिया तो ये कौन थे? जस्टिस श्री रंगनाथ मिश्रा. कब से कब तक थे? 12 अक्टूबर 1993 से लेकर 24 नवंबर 1996 तक थे. ओके, अगर हम बात करें एट प्रेजेंट कौन है, तो एट प्रेजेंट देयर इज नो चेयरपर्सन और चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वेकेंट पोजीशन है. अगर इसके पहले की बात करें फॉर्मर चेयरपर्सन कौन थे या लास्ट चेयरपर्सन कौन थे, तो वो थे जस्टिस HL दत्तू. ये कब रिटायर हुए थे? 2 दिसंबर 2020. याद रखना ये डेट और इन लोगों के नाम. प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स. इनको अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चेयरपर्सन को भी या चेयरमैन को भी और मेंबर्स को भी ऑफ NHRC ऑन रिकमेंडेशन ऑफ हाई पावर्ड कमेटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. एक कमेटी होती है जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, उनकी सिफारिश से प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चेयरमैन को और साथ में मेंबर्स को. द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स ऑफ द NHRC आर अपॉइंटेड फॉर 5 ईयर और टिल द एज ऑफ 70 ईयर. जो पहले आ जाए, या 5 साल उसका हो जाए या तो 70 साल हो जाए, दोनों चेयरपर्सन भी और members fee, whichever is earlier. They can be removed only on the charge of proven misbehavior and incapacity. जो हमने देखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सेम चीज़ इसमें भी है कि वो अगर प्रूव हो जाते हैं मिसबिहेवियर या इनकेपेसिटी तो उनको निकाला जा सकता है. इट प्रूव बाय एन इंक्वायरी कंडक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज. सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज, नॉट द चीफ जस्टिस ऑफ जज. सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज इसकी प्रूफ या इसके बारे में इंक्वायर कर सकता है, उसके बाद ही उन्हें निकाला जाएगा. कमीशन ऑल्सो हैज़ अ 5 स्पेशलाइज्ड डिवीजन. कमीशन के 5 स्पेशलाइज्ड डिवीजन भी है. दैट इज, एक है लॉ डिवीजन, एक है इन्वेस्टिगेशन डिवीजन, एक है पॉलिसी रिसर्च एंड प्रोग्राम डिवीजन एंड ट्रेनिंग डिवीजन और लास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन और एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन. The chairman and the members of the state commission are appointed by the governor. अब स्टेट कमीशन भी एक होता है, हर स्टेट में एक स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, तो वहाँ पर चेयरमैन को और मेंबर्स कौन अपॉइंट करेगा? तो गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट.
इन कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर। यहाँ पर हमने प्राइम मिनिस्टर देखा था, तो यहाँ पर क्या होगा स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर कंसल्टेशन है। होम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इन लोगों की रिकमेंडेशन पे ही गवर्नर अपॉइंट करेगा किसको, चेयरमैन को और मेंबर को। कहाँ पर, स्टेट कमीशन में। Functions and parts, this is the important thing. What are the functions and parts of the National Human Rights Commission? National Human Rights Commission investigate grievances regarding the violation of human rights either suo motu or after receiving a petition। खुद से कर सकते हैं, देख के अगर उन्हें लग रहा है कि कोई चीज़ गलत हो रही है, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, तो वो खुद कर सकते हैं, या किसी की पिटीशन, किसी की कंप्लेंट के बात कर सकते हैं। इट हैज़ द पावर टू इंटरफेयर इन एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग एनी एलिगेशंस ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। कोई भी प्रोसीडिंग अगर चल रही हो कोर्ट में और उन्हें अगर लगता है, ह्यूमन राइट कमीशन को अगर लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट हुआ है, दे विल इंटरफेयर इन दैट proceeding. It can visit any jail or any other institutions under the control of the state government to see the living condition of the inmates and to make recommendations thereon। ये किसी भी जेल में और किसी भी इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, वहाँ पे कंडीशन देखने कि उनके साथ कोई इनजस्टिस है, ह्यूमन राइट वायलेशन तो नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उस पर रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं। इट कैन रिव्यू द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एंड कैन रिकमेंड अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स। NHRC undertake and promotes research in the field of human rights। NHRC work to spread human rights literacy among various sections of the society and promote awareness of the safeguard available for the protection of these rights through publication, media, seminar and other means। भाई ह्यूमन राइट कमीशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम भी क्या है, लोगों को अवेयर करना, लोगों को बताना दैट व्हाट कम्स अंडर ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स क्या है, ह्यूमन राइट्स के अंदर क्या आता है, सोसाइटी को प्रमोट, सोसाइटी को बताना, अवेयर करना, सेफगार्ड कैसे करना, ये सारी चीज़ें ह्यूमन राइट कमीशन क्या करता है, वाया वीडियो, वाया मीडिया, वाया सेमिनार और अदर मीन्स लोगों को समझाने की, अवेयर करने की कोशिश करता है। द कमीशन टेक्स एन इंडिपेंडेंट स्टैंड वाइल प्रोवाइडिंग ओपिनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स विद इन द parlance of the constitution or in law for the time being enforced। It has the power of the civil court and can grant interim relief। इसको पावर होता है सिविल कोर्ट का और ये किसी को भी रिलीफ या ग्रांट कर सकता है, इंटरम रिलीफ किसी को भी। इट ऑल्सो हैज़ द अथॉरिटी टू रिकमेंड पेमेंट ऑफ कंपनसेशन और डैमेज। किसी के साथ अगर गलत हुआ है या किसी के साथ अगर डैमेज किया गया है किसी दूसरे ने, ह्यूमन राइट वायलेशन के अंडर अगर वो आता है, तो वो ह्यूमन राइट कमीशन उसका कंपनसेशन और डैमेज के लिए मांग कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है। NHRC credibility is duly reflected in large number of complaints received every year and the trust reposed in it by the citizens का इस पर ट्रस्ट है क्योंकि कंटिन्यूसली हर ईयर NHRC में कंप्लेंट जाती है और उसके लिए रिकमेंड और उसके लिए उधर से हमें रिजॉल्व या सॉल्यूशन भी मिलता है। इट कैन रिकमेंड टू बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू टेक suitable steps to prevent the violation of human rights। It submit its annual report to the President of India who causes it to be led before each house of the parliament। It is the most important line, ये आप याद कर लें कि ये अपनी रिकमेंडेशन जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती है वो किसको देती है, सबसे पहले याद रखना, वो अपनी एक रिपोर्ट बनाती है, एनुअल रिपोर्ट, और प्रेसिडेंट साहब को देंगे। प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, उसे दोनों हाउस में प्रेजेंट करेंगे। गेटिंग limitation of NHRC। Actually, as per your exam, this limitation part is not that much important, but अगर हमें NHRC आया है टॉपिक में तो एक बार हम उसके लिमिटेशंस भी पढ़ लेते हैं। हु नोस, क्वेश्चन पूछ लिया तो हम आंसर दे सकें। NHRC डज नॉट हैव एनी मैकेनिज्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन का इनके पास कोई एक स्ट्रक्चर या मैकेनिज्म नहीं है। इन मेजॉरिटी केसेस इट आस्क द कंसर्न सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट द केसेस ऑफ द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। वो क्या करता है, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलता है कि इन्वेस्टिगेट करो पर्टिकुलर केस पे कि वॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट हुआ है या नहीं हुआ है। इट हैज़ बीन टर्म्ड एज इंडियाज टीजिंग इल्यूजन बाय सौरभ जी फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ड्यू टू इट्स इनकेपेसिटी टू रेंडर एनी प्रैक्टिकल रिलीफ टू द एग्रीव्ड पार्टी।
NHRC can only make recommendations without the power to enforce decision. Many times NHRC is viewed as post-retirement destinations for judges and bureaucrats with political affiliation. Moreover, inadequacy of funds also hamper its working. A large number of grievances go unaddressed because NSRC cannot investigate the complaint registered after 1 year of incident. Government often outrightly rejects recommendation of NHRC or there is partial compliance to these recommendations. उनकी बातें सुनते भी नहीं है, वो जो रिकमेंडेशन देते हैं. स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कैन नॉट कॉल फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट, विच मीन्स they are implicitly denied the power to investigate armed forces under national control. National Human Rights Commission powers related to violation of human right by the armed force has been largely restricted. नहीं कर सकते हैं. Suggestions जो हमें देने चाहिए, there is need for complete revamping of NHRC to make it more effective and truly a watchdog of human right violation in the country. भाई कंट्री में अगर NHRC है तो इसको हमें बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट या ऑटोनोमस बॉडी बनाना चाहिए. इट इज़ ऑटोनोमस बॉडी बट इसको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए. अगर उन्हें किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उनके पास पूरे पावर्स होने चाहिए. NHRC efficacy can be enhanced by government if commission decision are made enforceable. Means कमीशन ने जो भी डिसीजन दिया है उसको एनफोर्स करना चाहिए, उस पर कोई भी रोकथाम ना हो तो ही अच्छा होगा. There is need to change in composition of commissions by including members from civil society and activists. मीन्स यहाँ पे जो कमीशन है, इस कमीशन में हमने देखा कि यहाँ पे या तो एक्स ब्यूरोक्रेट्स या यू कैन से एक्सपीरियंस्ड ब्यूरोक्रेट्स और हमने देखे रिटायर्ड चीफ जस्टिस आते हैं. उनके अलावा भी यहाँ पे कुछ ऐसे लोग को भी लाना चाहिए जो सिविल सोसाइटी और एक्टिविस्ट को बिलोंग करते हैं, सो दैट जो भी चीज़ें होंगी वो पार्शियल नहीं होंगी, इम्पार्शियल होंगी. सो दीज वर द सजेशंस फ्रॉम आर. some more suggestions. NHRC needs to develop an independent cadre of staff with appropriate experience. Many laws in India are very old and archaic in nature, by amending which government can bring more transparency in regulations. To improve and strengthen the human rights situation in India, state and non-state actors need to work in tandem. I hope ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा. तब भी अगर आपको कोई डाउट आता है ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर तो आप मुझसे सोशल प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और बाय टेलीग्राम. टिल देन, थैंक यू.